एक छोटे से गांव में रहने वाला लड़का सुमित, जो कि एक हार्ड वर्किंग इंजीनियरिंग स्टूडेंट था, पर उसके साथ पढ़ने वाला उसका दोस्त गौतम रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करता था। दोनों ने एक साथ आईआईटी की तैयारी की, बहुत मेहनत की, पर जब रिजल्ट आया तो गौतम को रिजर्वेशन की वजह से सीट मिली, जबकि सुमित के मार्क्स ज़्यादा होने के बावजूद उसको सीट नहीं मिली। ये कहानी है दो दोस्तों की जो एक साथ पढ़ते थे, एक साथ सपने देखते थे, लेकिन उनके रास्ते अलग अलग निकले। एक तरफ गौतम की खुशी थी कि अब वो अपने परिवार को एक नया फ्यूचर दे पाएगा, दूसरी तरफ सुमित का दुख, जिसकी मेहनत का कोई तोल नहीं। ये स्टोरी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या रिजर्वेशन सिस्टम सच में सबके लिए इंसाफ लाता है या कुछ लोगों को पीछे छोड़ देता है, और क्या आरक्षण जैसा सिस्टम हमारे देश में अभी भी जरूरी है या नहीं। तो दोस्तों, आज हम इन्हीं सब सवालों को जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे आरक्षण हमारे आने वाले भविष्य को खतरे में डाल रहा है और कैसे बड़े बड़े नेता इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर वोट बैंक की राजनीति खेलते हैं। तो दोस्तों, बने रहिएगा इस वीडियो में। अगर इतिहास में हम थोड़ा पीछे जाएं तो आरक्षण आज़ादी से पहले का मुद्दा है। ब्रिटिश राज के दौरान ही इसका आगाज़ हुआ, जब एससी और एसटी कम्युनिटीज़ वाले लोगों को समाज में स्पेशल दर्जा मिला। लेकिन आजकल ये सिस्टम इतना एक्सपेंड हो गया है कि अब इसमें ओबीसीज भी शामिल हो गए हैं। इन सब के पीछे एक ही मोटिव था, सोशल जस्टिस। लेकिन चिंता का ये विषय है कि क्या ये जस्टिस अभी भी सेम तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है या नहीं। हिंदुस्तान की आबादी में ओबीसी 52% हैं, लेकिन उनके लिए जॉब्स में सिर्फ 27% रिजर्वेशन है। ये एक बहुत बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है ना। इस पर हमें सोचना चाहिए कि क्या सच में सबको बराबर का मौका मिल रहा है या नहीं। हाल ही में बीजेपी के गृह मंत्री अमित शाह जी के एक बयान से हर तरफ खलबली सी मच गई, जिसमें उन्होंने कहा, मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि बीजेपी ने अंबेडकर जी का अपमान किया, और इस विवाद पर पूरे देश भर में अपोजिशनल पार्टी द्वारा विरोध प्रदर्शन देखने को मिले। देश में कई जगह लोगों ने बीजेपी के नेताओं के पुतले भी फूंके। कांग्रेस भी सड़कों पर उतरी और बीएसपी की मायावती ने 24 दिसंबर को आंदोलन का ऐलान भी किया था। टीएमसी की ममता बनर्जी भी इस चीज में पीछे नहीं हटी, उन्होंने भी 23 दिसंबर को आंदोलन की तारीख रखी थी। अरविंद केजरीवाल ने तो अपने आप को अंबेडकर के आशीर्वाद से सजा दिया और एक स्कॉलरशिप की भी अनाउंसमेंट कर दी, जिसमें दलित समाज के बच्चों को काफी छूट दी जाएगी एजुकेशनल फीस में। कि कोई भी दलित समाज का बच्चा पैसे की कमी की वजह से उच्च शिक्षा प्राप्त करने में वंचित ना रह जाए। इसलिए आज मैं डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप का ऐलान करता हूं। हाँ सही है, क्योंकि ओबीसी और जनरल कैटेगरी वाले बच्चे तो पैदाइशी अमीर होते हैं। बच्चा अगर दुनिया की किसी भी टॉप की यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहेगा तो वो बच्चा उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ले बस। लेकिन ये सब तो इलेक्शन से पहले के ड्रामे हैं। अमित शाह के बयान से काफी बड़े बड़े नेताओं ने ट्वीट्स किए, जिसमें ममता बनर्जी, मायावती जैसे नेता भी शामिल थे। और हाल ही में हुए सांसद विवाद, जिसमें राहुल गांधी और उनके नेताओं ने बीजेपी के सांसद नेताओं के साथ काफी लड़ाई झगड़े किए, और बीजेपी के 2 सांसद नेता इस झड़प में सीधे आईसीयू में देखने को मिले। और यहाँ तक राहुल गांधी ने ये भी एक्सेप्ट किया कि ये सब उन्होंने ही किया है। और दोस्तों, अनुराग ठाकुर ने इस विषय पर अपना ट्वीट लिखा और कहा, राहुल गांधी खुद मान रहे हैं कि उन्होंने धक्का मुक्की की, और इतनी बेशर्मी से कह रहे हैं कि धक्का मुक्की से कुछ नहीं होता। एक सीनियर एमपी का सर फट गया, 2 लोग हॉस्पिटल में हैं, और राहुल जी कह रहे हैं कि कुछ नहीं होता। जो ये कांग्रेस इस वक्त इतना अंबेडकर अंबेडकर चिल्ला रही है, क्या ये सच में कांग्रेस का असली चेहरा है? नहीं, बल्कि हम इतिहास उठाकर देखें तो कांग्रेस ने कभी अंबेडकर जी की इज्जत करी ही नहीं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इसके पीछे काफ़ी पुरानी बातें छिपी हुई हैं, जो आप सभी को जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए आपको इतिहास में थोड़ा पीछे ले जाएं। ये बात उस वक्त की है जब कांग्रेस नेता पंडित नेहरू हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने एक दिन महात्मा गांधी जी से कहा, गांधी जी, अंबेडकर को पार्टी में नहीं ले सकते, उनका विचार हमारे से मिलता नहीं है। फिर गांधी जी ने पंडित नेहरू को जवाब देते हुए कहा, जवाहरलाल, ये देश के लिए है, ना कि सिर्फ पार्टी के लिए। अंबेडकर जी के सामाजिक न्याय का संकल्प हमें मानना होगा, उन्हें मंत्रिमंडल में जगह देनी चाहिए। नज़रिया अलग हो सकता है, लेकिन उनका काम और उनकी नीयत एकदम सही है। हमारे मंत्रिमंडल में अलग अलग आवाज़ होनी चाहिए, ये सच्चे लोकतंत्र का हिस्सा है। महात्मा गांधी ने नेहरू को अंबेडकर जी को मंत्रिमंडल में शामिल करने को कहा, लेकिन दोस्तों, दिल से नेहरू जी तो अंबेडकर जी को अपनी पार्टी में रखना ही नहीं चाहते थे। उन्होंने कभी अंबेडकर जी को अपना माना ही नहीं। ये तो गांधी जी के कहने पर हुआ कि अंबेडकर जी देश के पहले मंत्रिमंडल का हिस्सा बने। कांग्रेस ने तो अपनी ही बुक्स में अंबेडकर जी के कार्टून्स बनवाए थे, याद है ये तस्वीर? और दोस्तों, ये है आपके लिए एक मोहब्बत भरी सियासत की कहानी, जहां वोट के लिए मोहब्बत और नफरत का खेल खेला जाता है। क्या आप भी इस मोहब्बत की दुकान का हिस्सा बनेंगे या नफरत के बाजार का?
अंबेडकर जी की विरासत यानी आरक्षण पर सबकी नज़र है, क्योंकि दलित वोट बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्शन में। और अब ये टॉपिक इतना इन्फ्लुएंस करता है इलेक्शन को, चाहे बात दिल्ली की हो या फिर बिहार की या फिर महाराष्ट्र की। और अब बात करेंगे दोस्तों मेन मुद्दे आरक्षण की, जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था कि क्या आरक्षण हमारे मिडिल क्लास लोगों के जीवन पर कैसे प्रभाव डालता है, जो ओबीसी और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। पहला तो ये, कास्ट के बेसिस पर लोगों को प्रेफरेंस दी जाती है, ना कि एक्चुअल मेरिट के बेसिस पर। ये काफ़ी अनफेयर लगता है ना? क्योंकि हमारे देश को चाहिए इनोवेटेड स्टूडेंट्स, जो कि आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं इस रिजर्वेशन सिस्टम की वजह से, और सेलेक्ट हो पा रहे हैं वो लोग जिनको बस आरक्षण से मतलब है। देश के प्रोग्रेस में ये लोग कहीं दिखाई भी नहीं देंगे। गलत नहीं है रिजर्वेशन सिस्टम लोअर कास्ट वालों के लिए, मगर ये रिजर्वेशन सिस्टम मिलना तो उनको चाहिए जिसको सही में इसकी नीड हो, चाहे वो अपर कास्ट का हो या फिर लोअर कास्ट का। वो लोग जिनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं होती, उनको ये रिजर्वेशन सिस्टम मिलना चाहिए। सरकार को इस पर नए कानून बिल्कुल लाने चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं किया तो आने वाला भविष्य हमारी यंग जनरेशन के लिए काफ़ी डार्क होगा, और इसका असर हमें आने वाले कुछ सालों में देखने को मिल ही जाएगा। हम आए दिन नए नए केस को अपने टीवी या न्यूज़पेपर पर देखते ही रहते हैं कि स्टूडेंट डिप्रेशन में आकर सुसाइड की तरफ जा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि रिजर्वेशन का एम कास्ट को खत्म करना था, लेकिन इसने कास्ट बेस्ड सिस्टम को और बढ़ावा दे दिया है। ये सिस्टम कास्ट पर फोकस करता है, जबकि इकोनॉमी या एजुकेशनल बैकवर्डनेस पर नहीं। ये सिस्टम तो टेम्पररी होना था, लेकिन अभी अब तेजी से और भी ज़्यादा एक्सपेंड होने लग रहा है। अब डिबेट का मुद्दा यह है कि क्या ये अपना ओरिजिनल पर्पस अभी भी पूरा कर रहा है या फिर राजनीति का हथियार बनकर रह चुका है। और दोस्तों, अगर ये सब सिस्टम सरकार हटाना भी चाहे परमानेंटली, तो इतने दंगे फसाद देखने को मिलेंगे जैसा किसी ने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि हम पहले ऐसी चीज़ों को देख चुके हैं होते हुए। जैसा कुछ साल पहले आरक्षण खत्म करने पर सड़कों में दंगे और विरोध प्रदर्शन देखने को मिले थे, क्योंकि आप किसी से उनकी सबसे मनपसंद चीज़ छीनना चाहो तो दंगे होना तो निश्चित है ही। मैं एक बार फिर दोस्तों इस बात को दोहराना चाहूँगा कि आरक्षण सिर्फ ज़रूरतमंद लोगों को मिलना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी सोच समझ कर ये डिसीजन लिया था कि ये कानून सिर्फ टेम्परेरी है और इसको आगे बदला जा सकता है भविष्य में। और इसका मेन मुद्दा सिर्फ उन लोगों को आगे बढ़ाने का था जो समाज में इनजस्टिस और गरीबी रेखा का सामना कर रहे थे। हमारे पास कुछ ऐसे बच्चे की भी रियल लाइफ स्टोरीज हैं जो इस सिस्टम से प्रभावित हुए हैं। पहली कहानी हमारे पास ध्रुव की है, जिसमें उन्होंने कहा एक स्टूडेंट जिसका रैंक 251 था वह एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो गया, बल्कि दूसरा स्टूडेंट जिसका रैंक 50,000 था वो कास्ट सर्टिफिकेट की वजह से क्वालिफाई कर गया। ये एग्जाम्पल मेरिट और रिजर्वेशन के बीच का फर्क बखूबी बताता है। दूसरी स्टोरी हमारे पास अनुराधा की है, जहाँ पर उन्होंने एक दोस्त की कहानी सुनाई जिनकी फैमिली ने जेई प्रिपरेशन के लिए कोटा में रहने का फैसला किया। ये कहानी फैमिली के सेक्रीफाइसेस और स्टूडेंट के डेडिकेशन को दर्शाती है। स्टूडेंट ने जेई मेंस में 110 स्कोर किया, लेकिन फिर भी सिर्फ एनआईटी में एडमिशन मिला। लेकिन दूसरी तरफ एक बैचमेट जिसका स्कोर सिर्फ 53 था, वो रिजर्वेशन की वजह से एक टॉप आईआईटी में एडमिशन ले गया। ये नैरेटिव उन स्टूडेंट्स के लिए एक सेंस ऑफ इनजस्टिस को दर्शाता है जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी मेहनत की सही वैल्यू नहीं मिल रही, और दोस्तों ऐसा है भी। ऐसी हजारों कहानियां दोस्तों हमें पूरे इंटरनेट में देखने को मिल जाएंगी, जिसका सिर्फ एक ही कंक्लूजन निकलेगा, स्टूडेंट इनजस्टिस। तो दोस्तों हमें ऐसे विषयों पर आवाज़ उठानी चाहिए हमारे आने वाली जनरेशन के लिए, कि ऐसी अनफेयरनेस का सामना किसी को ना करना पड़े और एक फेयर कंपटीशन सबके बीच में दिखाई दे। तो दोस्तों अब आ गए हैं अपनी वीडियो के आखिरी पार्ट में, जहां पर हम बात करेंगे कि दलित समाज ने अंबेडकर जी को अपना भगवान मान लिया है। अंबेडकर जी एक इंसान थे, एक बहुत ही प्रभावशाली इंसान, लेकिन उन्हें देवता का दर्जा देना ये उनके विचार से हटकर है। अंबेडकर जी ने खुद भी कभी ऐसा दावा नहीं किया कि वो कोई देवता है। उनके विचार, उनकी स्ट्रगल, उनकी मेहनत, ये सब इंसानी गुण है, ना कि कोई देवता के गुण। अब अगर दोस्तों हम उनकी तारीफ करना चाहते हैं तो उनके इंसानी गुणों की होनी चाहिए। उन्होंने अपने जीवन में बहुत से कठिन समय देखे, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स, लेकिन उनकी एजुकेशन, उनकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी और उनके सामाजिक न्याय की लड़ाई, ये सब उनकी इंसानियत का प्रमाण है। तो दोस्तों हमें भी लॉजिकली सोचना चाहिए, उनकी तारीफ करते हुए उनकी इंसानी अचीवमेंट को हाईलाइट करना चाहिए, ना कि उन्हें किसी डिवाइन पावर से जोड़ देना। अंबेडकर जी ने भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार किया, ये एक इंसान की मेहनत का नतीजा है। उन्होंने दलित समाज के लिए एजुकेशन, राइट्स और सम्मान की लड़ाई लड़ी। ये सब उनके इंसानी विचार और एक्शन से संभव हुआ। लेकिन दोस्तों कुछ भी कहो, अंबेडकर जी का नाम तो हर पार्टी इस वक्त यूज कर रही है अपने फायदे के लिए, लेकिन असली रिस्पेक्ट तो उनकी टीचिंग्स और उनके प्रिंसिपल को फॉलो करने से आएगी, ना कि सिर्फ इलेक्शन में उनका नाम लेकर। अब कुछ लोग इस बात से ऑफेंड हो सकते हैं कि हम अंबेडकर जी को एक इंसान कैसे कह रहे हैं, लेकिन ये उनकी असली तारीफ थी दोस्तों। एक इंसान जिसका कंट्रीब्यूशन इतना विशाल था कि वो अपने आप में ही एक रेवोल्यूशन था। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आशा करता हूँ मेरे कुछ विचारों से आपको एक सही नज़रिया मिला होगा। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा सहयोग बढ़ा सकते हैं, ताकि मैं और ऐसे विषयों पर वीडियो बनाता रहूँ। धन्यवाद।